तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कभी सोचा है कि टोयोटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर एंशिएंट इजिप्शियंस जिन्होंने पिरामिड्स बनाए वो सब इतना सब कुछ मैनेज कैसे करते थे? इसके पीछे है सेट ऑफ पावरफुल आइडियाज। और ये चैप्टर याद रखना सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का एक फंडामेंटल ब्लूप्रिंट है। इसलिए इन प्रिंसिपल्स को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आखिर हैं क्या। फिर हम उनके नेचर और उनकी सिग्निफिकेंस को एक्सप्लोर करेंगे कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। उसके बाद हम दो मैनेजमेंट जायंट्स के आइडियाज में डीप डाइव करेंगे, एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फेयोल। और बिल्कुल एंड में होगा फाइनल शोडाउन, टेलर वर्सेस फेयोल। तो ये है हमारा पूरा रोड मैप इस चैप्टर के लिए। और देखो, यही चीज दिखाती है कि ये प्रिंसिपल्स कितने पावरफुल हैं। ये सिर्फ टेक्स्ट बुक थ्योरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। जरा टोयोटा को देखो, उनके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि कल्चर को रिस्पेक्ट करना, एडवांस टेक डेवलप करना और टीम वर्क को बढ़ावा देना, यही उनकी विजन और स्ट्रैटेजी की नींव है, उनकी फाउंडेशन है। मतलब साफ है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज करके अपनी सक्सेस बिल्ड करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। व्हाट आर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? इन्हें बिजनेस का ब्लूप्रिंट समझ लो। चलो अब इस ब्लूप्रिंट की फाउंडेशन बनाते हैं। आपको शायद लगता होगा कि मैनेजमेंट एक बिल्कुल नया मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, पर सच तो ये है कि ये सदियों से चला आ रहा है। जरा इस टाइमलाइन को देखो। एंशिएंट इजिप्शियंस को पिरामिड्स बनाने के लिए साउंड मैनेजमेंट की जरूरत थी। सोचो, तब से लेकर आज के मॉडर्न मैनेजमेंट तक मैनेजमेंट की सोच काफी इवॉल्व हुई है। लेकिन इस चैप्टर के लिए हमारा फोकस क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी पर है, जिसके दो मेन पिलर्स हैं, टेलर और फेयोल। तो आखिर ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं क्या? देखो, जैसा कि स्लाइड पर हाईलाइटेड है, दे आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। इसका मतलब ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी का प्रमोशन करना है तो मैनेजर ए सीनियरिटी को बेस बना सकता है, जबकि मैनेजर बी मेरिट को। दोनों ही प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं। चलो अब इस टेबल से इनका डिफरेंस समझते हैं। पहला, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्योर साइंस। देखो, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी वो बिल्कुल रिजिड और एब्सोल्यूट होता है, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस टेक्निक्स। एक प्रिंसिपल तो सिर्फ एक गाइडलाइन है, जबकि टेक्निक एक स्पेसिफिक प्रोसीजर या मेथड होता है जिसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। और आखिर में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज। प्रिंसिपल्स टेक्निकल नेचर के होते हैं, बट वैल्यूज का मॉरल कनेक्शन होता है, वो एथिक्स से जुड़े होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। अब हम बात करेंगे इन प्रिंसिपल्स के नेचर और सिग्निफिकेंस के बारे में। दूसरे शब्दों में, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और ये इतना मैटर क्यों करते हैं। ओके, तो इन प्रिंसिपल्स का नेचर कैसा होता है, चलो एक एक करके समझते हैं। पहला, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये हर जगह अप्लाई होते हैं, चाहे बिजनेस हो या नॉन बिजनेस, छोटा हो या बड़ा। दूसरा, जनरल गाइडलाइंस। याद रखो, ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, बस जनरल गाइडलाइंस है। तीसरा, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये रातों रात नहीं बने, ये मैनेजर्स के एक्सपीरियंस और उनकी कलेक्टिव विजडम का नतीजा है। चौथा, फ्लेक्सिबल, इनको सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। पांचवा, मेनली बिहेवियरल, इनका मेन मकसद ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है। छठा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, ये बताते हैं कि किसी प्रिंसिपल को अप्लाई करने का लाइकली इफेक्ट क्या होगा। परफेक्ट नहीं, क्योंकि इंसान इन्वॉल्व है। और सातवां, कंटिंजेंट, इसका मतलब इनका एप्लीकेशन उस टाइम की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, जैसे फेयर रेम्यूनरेशन कंपनी की पेइंग कैपेसिटी पर डिपेंड करेगी। अब आते हैं इनकी सिग्निफिकेंस पर, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। नंबर 1, ये मैनेजर्स को रियलिटी में इंसाइट्स देते हैं, उनकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। नंबर 2, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका सिंपल मतलब है मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट। नंबर 3, साइंटिफिक डिसीजंस, यानी डिसीजंस फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं, ना कि अंधविश्वास पर। नंबर 4, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं, ये बदलते एनवायरनमेंट से डील करने में हेल्प करते हैं। नंबर 5, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो भेल का एग्जाम्पल, जिन्होंने रानीपुर में पूरी टाउनशिप डेवलप की, या फिर श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, जिन्होंने बिजनेस, फैमिली और डिवोशन को अपनी कोर वैल्यू बनाकर 45,000 से ज्यादा महिलाओं को एम्पावर किया। जबरदस्त। और नंबर 6, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। MBA और BBA का पूरा करिकुलम इन्हीं प्रिंसिपल्स पर तो बेस्ड है। तो ये थे नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स।
बस एक चीज हमेशा याद रखो, ये फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस हैं, रिजिड रूल्स नहीं। ये एक मैनेजर की सोच को गाइड करते हैं, पर उसे बने बनाए जवाब नहीं देते। ओके, अब वक्त है अपने पहले मैनेजमेंट गुरु FW टेलर को समझने का। हम उन्हें एक फाउंडेशन इंजीनियर की तरह देख सकते हैं, जिनका पूरा फोकस शॉप फ्लोर यानी फैक्ट्री लेवल की एफिशिएंसी बढ़ाने पर था। उनका बस एक ही जुनून था, हर काम को करने का वन बेस्ट वे ढूंढना। टेलर ने 4 रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स दिए। पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब हर काम को करने का एक वन बेस्ट मेथड होता है, जिसे स्टडी और एनालिसिस से डेवलप करना चाहिए, ना कि अंदाजे से। दूसरा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों को यह समझना होगा कि वो एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। इसके लिए एक मेंटल रेवोल्यूशन की जरूरत है, यानी मैनेजमेंट और वर्कर्स के एटीट्यूड में एक कंप्लीट चेंज। तीसरा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन लाना है। मैनेजमेंट को वर्कर्स के सजेशन सुनने चाहिए और वर्कर्स को फालतू की डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। यहां पर की पॉइंट है इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और चौथा, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी सिलेक्शन प्रोसेस से ही शुरू होती है। वर्कर्स को उनकी काबिलियत के हिसाब से काम दो और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दो। रिजल्ट क्या होगा? ज्यादा एफिशिएंट वर्कर्स, ज्यादा कमाई और दोनों के लिए प्रॉस्पेरिटी। चलो अब टेलर की टेक्निक्स देखते हैं। पहली है फंक्शनल फोरमैनशिप, और इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। आप देख सकते हैं फैक्ट्री मैनेजर के नीचे 2 इंचार्ज हैं, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग के अंदर हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। और प्रोडक्शन के अंदर हैं स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? एक सिंगल वर्कर को 8 अलग अलग स्पेशलिस्ट से ऑर्डर्स मिलेंगे। ये उस टाइम के लिए एक बहुत ही रैडिकल आइडिया था, जो एक वर्कर एक बॉस सिस्टम से बिल्कुल अलग था। टेक्निक नंबर 2 है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। देखो, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड सेट करना, चाहे वो प्रोसेस हो, रॉ मटेरियल हो या टाइम। इससे क्वालिटी आती है और चीजें इंटरचेंजेबल हो जाती हैं। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब है एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस वैरायटीज, साइजेस एंड डायमेंशंस। साफ साफ कहूं तो फालतू की वैरायटी को खत्म करो। इससे कॉस्ट बचती हैं, इन्वेंट्री कम होती है, जैसे एक टाइम पे नोकिया ने अपने फोन मॉडल्स और फोर्ड ने अपनी कार्स के साथ किया था। नेक्स्ट है वर्क स्टडी, जिसके 4 हिस्से हैं। पहला, मेथड स्टडी, काम करने का वन बेस्ट वे ढूंढना। इसका क्लासिक एग्जांपल है फोर्ड की असेंबली लाइन। दूसरा, मोशन स्टडी, अनप्रोडक्टिव फालतू के मोशंस को हटाना, जैसे फ्रैंक गिलब्रिथ ने ईंट जोड़ने में मोशंस को 18 से घटाकर 5 कर दिया था, जिससे प्रोडक्टिविटी 4 गुना बढ़ गई। तीसरा, टाइम स्टडी, स्टॉपवॉच यूज करके एक काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम निकालना। इससे पता चलता है कि कितने वर्कर्स चाहिए और लेबर कॉस्ट क्या होगी। और चौथा, फटीग स्टडी, रेस्ट इंटरवल्स की क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना, ताकि वर्कर्स थके नहीं और अपना स्टैमिना वापस पा सकें। और टेलर की चौथी टेक्निक जो बहुत ही पावरफुल है, वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग अलग रेट से पैसा दो। चलो इस कैलकुलेशन को देखते हैं। मान लो स्टैंडर्ड आउटपुट है 10 यूनिट्स पर डे। अगर आप स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाते हो तो आपको मिलेंगे 50 रुपए पर यूनिट, और अगर कम तो 40 रुपए पर यूनिट। अब देखो, वर्कर ए जो एफिशिएंट है उसने बनाए 11 यूनिट्स, तो उसकी कमाई हुई 11 × 50 यानी 550 रुपए। और वर्कर बी जो इनएफिशिएंट है उसने बनाए 9 यूनिट्स, तो उसकी कमाई हुई 9 × 40 यानी 360 रुपीस। ये जो 190 रुपए का डिफरेंस है ना, यही तो असली मोटिवेटर है। टेलर के काम ने एक बहुत पावरफुल लेगेसी छोड़ी है। आज हम जो मॉडर्न टर्म सुनते हैं ना, जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग जिसमें 7 तरह के वेस्ट को कम करते हैं, जस्ट इन टाइम यानी JIT इन्वेंट्री, काइजन यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और 6 सिग्मा जिसमें डिफेक्ट्स कम करते हैं, इन सब की जड़ें, इन सब की रूट्स कहीं ना कहीं टेलर की एफिशिएंसी फोकस्ड थिंकिंग में ही हैं। तो ये थे टेलर के प्रिंसिपल्स और उनकी 4 मेन टेक्निक्स। सबका कोर आइडिया एक ही था, वेस्ट को हटाओ और एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करो। सिंपल, राइट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अपने दूसरे मैनेजमेंट जायंट हेनरी फयोल की तरफ। अगर टेलर एक इंजीनियर थे जिनका फोकस फैक्ट्री फ्लोर पर था, तो फयोल एक मास्टर आर्किटेक्ट थे जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप लेवल मैनेजमेंट के नजरिए से देख रहे थे। तो मिलिए हेनरी फयोल से, जिन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जिन्होंने किसी भी इंडस्ट्री की 6 जरूरी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया: टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग और सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजरियल, जिसका मतलब है प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना
कमांड देना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना। फेयोल ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए। चलो पहले 5 से शुरू करते हैं। पहला, डिवीजन ऑफ वर्क, जिससे स्पेशलाइजेशन आती है। दूसरा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तीसरा, डिसिप्लिन, यानी ओबीडियंस और फेयर एग्रीमेंट्स। चौथा, यूनिटी ऑफ कमांड, इसका मतलब हर एम्प्लॉय का सिर्फ एक बॉस होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। और पांचवा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी वन हेड वन प्लान, एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज के लिए। और देखो इस स्लाइड पर इनका कंपैरिजन कितना जरूरी है। यूनिटी ऑफ कमांड एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। चलो अब अगले सेट पर चलते हैं। प्रिंसिपल नंबर 6 है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हमेशा पहले आएगा। प्रिंसिपल 7 है रिम्यूनरेशन, जो फेयर होनी चाहिए। प्रिंसिपल 8 है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें एक बैलेंस जरूरी है। और प्रिंसिपल नंबर 9 द स्केलर चेन। ये डायग्राम बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी को दिखाता है। स्क्रीन पर लाइंस फॉलो करो। अगर ई को ओ से कम्युनिकेट करना है तो फॉर्मल रास्ता है ई डी सी बी ए एल एम एन ओ। लंबा है ना, लेकिन किसी इमरजेंसी में गैंग प्लैंक यूज हो सकता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए। और आखिर में ये रहे आखिरी 5 प्रिंसिपल्स। नंबर 10 है ऑर्डर, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, और ये मटेरियल चीजों और लोगों दोनों पर अप्लाई होता है। नंबर 11 है इक्विटी, यानी काइंडनेस और जस्टिस बिना किसी भेदभाव के। नंबर 12 है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर को कम से कम करना। नंबर 13 है इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज को इनकरेज करना कि वो प्लान सोचें और उन्हें एग्जीक्यूट भी करें। और नंबर 14 एस्प्री द कॉर, यानी टीम स्पिरिट। सबसे इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है आई को वी से रिप्लेस करना। तो ये थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फेयोल ने दिए थे। हर एक प्रिंसिपल एक मैनेजर के लिए एक पावरफुल टूल की तरह है, जिससे वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चला सकता है। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन में। अब होगा आमना सामना टेलर वर्सेस फेयोल। चलो देखते हैं आखिरी फैसला क्या है। पहले जल्दी से देखते हैं कि फेयोल की आइडियाज आज कैसे इवॉल्व हो गए हैं। जहां पहले डिवीजन ऑफ वर्क था, अब हम उसे जॉब डिजाइन कहते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड की जगह अब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस में मल्टीपल बॉसेस भी होते हैं। चलो अब आते हैं मेन कंपैरिजन पर। टेलर का पर्सपेक्टिव था शॉप फ्लोर लेवल, जबकि फेयोल का था टॉप लेवल मैनेजमेंट। टेलर ने अपने 8 बॉसेस वाले सिस्टम से यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट किया, जबकि फेयोल इसके पक्के सपोर्टर थे। टेलर के प्रिंसिपल्स स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस में एप्लीकेबल थे, जबकि फेयोल की यूनिवर्सल हैं। टेलर ने एक्सपेरिमेंटेशन यूज किया और फेयोल ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। पर यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। एक ने फैक्ट्री फ्लोर की एफिशिएंसी पर फोकस किया, दूसरे ने टॉप मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन पर। और जब दोनों साथ मिलते हैं तब मैनेजमेंट की एक कंप्लीट पिक्चर बनती है। तो ये था पूरा चैप्टर। अगर पसंद आया तो सिर्फ एक कमेंट कर देना और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो बता देना। तब तक के लिए अपग्रेड योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन लूप।